बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ सियासी सूरत हाल लम्हा भलम्हा बदलती चली जा रही है। मुल्क में बड़ी सियासी जमातों में जोड़ तोड़ जारी है, किंग्स पार्टी इन मेकिंग है। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुआशी महाज पर है। इस वक्त अगर बात करें महंगाई की तो मुल्क में महंगाई तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इसी तरीके से जो मुआशी अहदाफ हुकूमत ने रखे थे इस रवां साल के लिए वो कोई भी पूरे नहीं हुए। टैक्स कलेक्शन में 433 अरब से जायद का शॉर्टफॉल है और ये तमाम मामलात हुकूमत ऐसे वक्त में हल करने की कोशिश कर रही है जब IMF का प्रोग्राम वापस बहाल नहीं हुआ और हुकूमत ने उसूली फैसला कर लिया है कि वो IMF के प्रोग्राम में तोसी की दरख्वास्त नहीं करेंगे। आइंदा जो नया प्रोग्राम होगा उसके लिए निगोशिएट करेंगे। तो ये कितना वाइज फैसला है, कुछ इसको एनालाइज करेंगे, इसका तज्जिया करेंगे। हुकूमत के पास वाकई कोई प्लान बी है या ये सिर्फ एक बात है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। एक तरफ हुकूमत जो है वो राब्ते भी कर रही है IMF से, वज़ीर आज़म साहब भी हमें कुछ कोशिशें करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर IMF नहीं भी आता तो भी हम सेफ़ हैं। कितने अरसे तक सेफ़ हैं और IMF के प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान की मईशत कितने अरसे तक मुस्तहकम रह सकती है? बहुत सारी अदायगियाँ जो हमने करनी हैं। तो ये तमाम मामलात हैं जी। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट की बात है, हर दफ़ा इसाक डार साहब जो मीडिया पे आते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ना सिर्फ ये कि उनके नाकिद बल्कि जो आप जिनको न्यूट्रल एनालिस्ट कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर से भी ये ख़तरा टला नहीं है। फिर हमने ये भी देखा कि कल एक बड़ा अहम फैसला हुआ इंटरबैंक और ओपन मार्केट में। जो डॉलर में डिस्पैरिटी आई थी रेट में वो ज़रा कम हो गई और रुक गया मामला। तो क्या डॉलर की उड़ान थम गई है या कहीं ब्लैक मार्केट तो एक्टिवेट नहीं हो जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे माफियाज़ हैं और इस तरह की चीज़ें हमने माजी में होते हुए भी देखी हैं। तो अब पाकिस्तान की मईशत को कैसे इस बहरान से निकालना है हुकूमत ने बजट भी पेश करना है। वो बजट सियासी होगा, मुआशी होगा और उस बजट के बाद जब दोबारा अगले प्रोग्राम के लिए हम IMF से रुजू करेंगे तो उस वक्त क्या उनकी शराइत मज़ीद कड़ी होंगी? ये तमाम मामलात हैं जी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कुछ बहुत बड़े स्कैंडल्स थे जिनका इल्ज़ाम बराह रास्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया जा रहा था। उन स्कैंडल्स में हुकूमत ये दावा करती है कि बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, इसके बावजूद उन केसेस में कोई पेशरफ नहीं हो रही। अदालतों में मामलात रुके हुए हैं, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रही। चाहे उसमें बिलियन ट्री सुनामी की बात करें, BRT पेशावर की बात करें, तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग केस है। तो ये तमाम केसेस के ऊपर हुकूमत के दावे अपनी जगह पे, लेकिन मामलात आगे क्यों नहीं बढ़े? कुछ उसका जायज़ा भी लेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है पाकिस्तान के मारूफ मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब जो कि मामले खुसूसी हैं, वज़ीर आज़म के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान खान साहब जो कि सदर हैं फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब, अब हुकूमत लग रहा है कि फ़ैसला कर चुकी है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम कोशिश करें कि नवा जायज़ा मुकम्मल हो जाए और 10वें जायज़े की जो शराइत हैं उनके ऊपर भी कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है। लेकिन क्या हुकूमत IMF के बगैर कुछ अरसा सरवाइव कर सकती है, बजट पेश कर सकती है? बजट जो आने वाला है, मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत ये चाहती है कि वो एक सियासी बजट हो, वो एक इलेक्शन का बजट हो। उस बजट में ऐलानात किए जाएं जिसके इव्ज वोट हासिल किए जा सकें। IMF के प्रोग्राम में अगर हुकूमत रहती है तो IMF इस चीज़ की शायद इजाज़त नहीं देगा। IMF चाहेगा कि एक माशी बजट हो। तो एक तो मुझे महसूस ऐसे हो रहा है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि उसके सियासी मुफाद में नहीं है IMF का पैकेज लेना। अच्छा। अब ये माली साल जो है, जो जून 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है, वो जो IMF का पैकेज है वो भी जून 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। जो अगला माली साल है उसमें वो जो हम कहते हैं ग्रोस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमें जो टोटल डॉलर्स जो चाहिए होंगे वो कोई 41.8 अरब डॉलर चाहिए होंगे। तो मेरे जहन में तो IMF का कोई मुतबादिल नहीं है। हमने ये भी देख लिया कि जो हमारे जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, चाहे वो चीन हो, सऊदी अरेबिया हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, वो भी माजी में हमें ये कह चुके हैं कि वो हमारी इमदाद या अपनी तिजोरी उस शर्त पे खोलेंगे जब हमारे पास IMF की छतरी होगी। तो ये एक आलमी जो मालियाती इदारे थे उनका पहले से ये असूल था। और अब पिछले 5-6 महीने में हमने देखा है कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो हमें यूजुअली रवायती हमें इमदाद देते हैं, वो भी यही कह रहे हैं।
सही। अच्छा, आईएमएफ के साथ ज़ाहिर है एक हमारा मामला जुड़ा हुआ था मलिक साहब, वो डायरेक्ट आपकी फील्ड से है और आपके मशवरे ने कल कुछ थोड़ा बहुत जादू भी दिखाया है और डार साहब ने अच्छी बात है आपका मशवरा भी माना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि पहले भी ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत कम हो गई थी, लेकिन फिर वो ब्लैक मार्केट आ जाती है और फिर डॉलर मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो सिचुएशन अब क्या है? ये वाकई डॉलर की उड़ान थम गई है और हम कुछ मज़ीद कमी देखेंगे ओपन मार्केट और इंटरबैंक में जो डॉलर का रेट है? जी बिल्कुल देखेंगे। वक्ती तौर पे ये जो प्रॉब्लम थी, मैं समझता हूँ हमारी बसीयत को हम बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हुकूमत से चलो ठीक है, हर कोई हुकूमत को तनकीद भी बनाता है और तनकीद सुननी भी चाहिए, लेकिन बसीयत अवाम या बसीयत को हम कोई अपने खर्चात कम नहीं कर रहे। अब मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त कमर्शियल बैंकों ने 5 करोड़ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू किए हुए हैं, और जिसकी वजह से ये सारा आज फ्री मार्केट में बोझ आया। और फ्री मार्केट का रेट 30 रुपए का जब फर्क हुआ, डॉलर का रेट जब 315 हुआ, मुझे सागडा साहब ने फोन किया, बड़ी तशवीश का इजहार किया। मैंने उन्हें बताया ये सिर्फ कमर्शियल बैंकों की वजह से इतना मार्केट में डॉलर नहीं है। हमारे पास टोटल सप्लाई जो है वो तकरीबन 12 मिलियन डॉलर की है, और 12 में से 3-4 मिलियन डॉलर तो हम डेली जो वर्कर रेमिटेंस है वो इंटर बैंक में 100% सिलेंडर करने के हम पाबंद है। पीछे बचते हैं 7 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, वो हमारे पास पब्लिक को भी देने हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल कोटा सब हमने पे लोगों को देना है। अब क्रेडिट कार्ड की एक्स्ट्रा 15 मिलियन की डिमांड है पर डे, वो हम कहाँ से पूरी करें? मार्केट में इतना डॉलर ही नहीं है। और आपने बैंकों को फ्री मार्केट का रुख दिखा दिया, वो रेस लगाई हुई उन्होंने। हर बैंक चाहता है रेट बढ़ रहे हैं तो मैं पहले बुक कर लूंगा अपने रेट। तो ये किसी तरह भी हमें इनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। तो उन्होंने फौरी तौर पर स्टेट बैंक को कहा कि आप इसको रोकें, और इन्हें इंटर बैंक में कहें कि आप खरीदें। और 31 जुलाई तक आपने देखा कि उन्होंने बैन लगा दिया कि आप फ्री मार्केट से नहीं। अच्छा, 31 जुलाई तक बैन तो लग गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ज़ाहिर है जिन्होंने डॉलर उठाए हुए हैं वो तो इसी इंतजार में उठाए हैं कि 315 से ऊपर जाने हैं, फिर वो बेचेंगे। तो उनके लिए क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को क्या होगा उनके साथ? देखो जी, डॉक्टर साहब बैठे हैं और ब्लूमबर्ग ने अपना तजज़िया पेश किया है। रुपया बहुत अंडर वैल्यू है, इनकी जो कीमत है वो तकरीबन 245 रुपये है, और इस्ताक डार साहब का भी यही फार्मूला है। और हमारा रीजन में देखें बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। आप श्रीलंका देखें, जिसने डिफॉल्ट करने के बाद रिकवर किया है, उसका रुपया 325 से कम बढ़ के 295 पे आ गया। अफगानिस्तान पे इकनॉमिक सेक्शन है वो 85 के करीब है, इंडिया 80-82 के करीब है, बांग्लादेश 95 के करीब है। तो हमारे हम लोग खुद जिम्मेदार हैं इसके रुपये को बढ़ाने में, कि हमारे लोग 180 अरब डॉलर पिछले 30 साल में पाकिस्तानी बैंकों से बैरून मुल्कों में हमने कन्वर्ट कर दिए। और जो हमारी सोसाइटियाँ हैं, खासतौर पर जितने भी ये बिल्डर हैं, जितने भी ये माफिया है, ये इन्होंने पाकिस्तान को सोने को मिट्टी में मिला दिया। इन्होंने फाइलें जाली बेच बेच के सारा पैसा बाहर ले गए और पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो 9 मिलियन डॉलर का जो इतनी बड़ा केस है जो कि हुकूमत ने, वहाँ की यूके ने हमें वापस भेजा, ना हम उस पर इंक्वायरी की, ना हमने उसके ऊपर कोई कमेटी बिठाई। ये पैसा गया कैसे पहले ये तो बताए ना। इसमें हमारे पास अच्छा, आपने माफियाज का जिक्र किया है, तो राना साहब ज़ाहिर है पॉलिसी बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उस पॉलिसी की डायरेक्शन और उसकी इवैल्यूएशन के वो वाकई जो नतीजा चाहिए वो मिल रहा है, और फिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनके असर में वो सारी पॉलिसीज़ आधी रस्ते में कहीं रह जाती है, पता नहीं चलता कि हमें जो नतीजा मतलूब है वो चाहिए नहीं है। बोस्तान साहब माफियाज़ की बात कर रहे हैं, हमने इतनी सारी पहले हम बेल आउट पैकेजेस के साथ रहे, फिर हम एग्जेम्पशंस में आ गए, अब हमने स्पेशल मराद देनी शुरू कर दी हैं। तो कोई है इसका हिसाब किताब कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब गवर्नमेंट जो है, अगर डॉलर्स के बारे में अगर आप बात कर रही हैं तो वहाँ तो इम्प्लीमेंटेशन है। अब अगर बॉर्डर के अंदर डॉलर स्मगलिंग है तो उसको रोकने की भी जो है वो FIA और जो दीगर एजेंसीज हैं वो अपना रोल अदा कर रही हैं। इसी तरह अगर कोई जो है हुंडी के ऊपर भी क्रैकडाउन होता रहा, और बाकी भी जो अगर बाय हैंड के ऊपर भी अच्छी मॉनिटरिंग है एयरपोर्ट के ऊपर, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका सवाल है तो वो तो अपनी जो 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 पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट इन्फोर्स करती है हर लिहाज से, जो उसके पास टूल्स मौजूद हैं उसको इस्तेमाल करते हुए। यहाँ अगर मुझे आप वो IMF के ऊपर कमेंट करने के लिए अलाउ करें, तो देखें गवर्नमेंट का
तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि हमने अपने प्रायर एक्शंस मुकम्मल किए, हम आईएमएफ प्रोग्राम के साथ संजीदा हैं। और प्राइम मिनिस्टर की भी जो कॉन्वर्सेशन टेलीफोन पे हुई आईएमएफ हेड के साथ, उन्होंने उनको इस चीज़ पे एग्री किया कि हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में भी जल्द अज जल्द जो है एक नए आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की लेकिन राणा साहब, जरूरत अगर अभी आपको एक्सटर्नल एश्योरेंसेस नहीं मिली, जो एक शर्त थी, फिर ये जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डिस्पैरिटी है, ये अगर आप अभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाए तो आइंदा साल में कैसे रिजॉल्व करेंगे? यही हुकूमत होगी, यही टीम होगी, यही तरजीहात होंगी? ये देखिए, अभी इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में तो बड़ा कमी वाकई हुई, और चंद हफ्ते पहले ये इतना बड़ा जो है वो गैप नहीं था, ये तो मार्केट डिटरमिन्ड ही था। आपका इंटरबैंक भी जो है, और उसमें जो जो ओपन मार्केट के साथ कोई इतना डिफरेंशियल नहीं था। ये तो अभी कुछ दिन पहले ये क्रिएट हुआ है, और अब आप देख रहे हैं कि ये रिवर्स हो रहा है। बाकी जो आपका एक्सटर्नल गैप था वो हमने करंट अकाउंट को मैनेज किया है, और आप पिछले 3-4 महीने से सरप्लस आप एक क्रिएट कर रहे हैं। इस जून के अंदर भी हमें उम्मीद है कि हम एक सरप्लस क्रिएट करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हम ये जो गवर्नमेंट है इस बजट के अंदर भी जो है वो नंबर शेयरिंग कर रही है आईएमएफ के साथ, मुसलसल राब्ते में है। तो ये बजट भी जो है, जरा डॉक्टर साहब से पूछ लूं, आप कह रहे हैं कि उन्हीं अहदाफ से अलाइंड एक बजट होगा जो कि आईएमएफ चाह रहा है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा प्रेसिडेंट है कि हम एक जो है प्रोग्राम मुकम्मल ना करें, उसे नामुकम्मल छोड़ दें और अपेरेंटली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से छोड़ दें, और फिर नए प्रोग्राम के लिए जाएं, तो हमें खुशामदीद कहा जाएगा या हमारे ऊपर टाइटनिंग ज़्यादा हो जाएगी? क्या होगा? देखिए, तारीख ये बताती है कि ये 23वां प्रोग्राम था, और 23 प्रोग्रामों में से सिर्फ एक प्रोग्राम ऐसा है जो पाकिस्तान ने मुकम्मल किया है। तो जो आपका सवाल है कि हम 24वें प्रोग्राम में जब जाएंगे तो क्या हमें वेलकम किया जाएगा या मिलेगा, तो 24वां प्रोग्राम तो हमें मिलेगा। उसकी शायद बड़ी सख्त होंगी, हमें बहुत बड़ा पैकेज चाहिए होगा। जो 23वें प्रोग्राम के 6.5 बिलियन थे, उससे कहीं ज्यादा हमें अगले प्रोग्राम में जो है वो जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें मामला मुझे एक सियासी मामला ज्यादा ये लगता है कि ये हुकूमत हो या इससे पहले वाली हुकूमत हो, माशी फैसले किए जाते हैं सियासी बुनियाद के ऊपर, और फिर उन माशी फैसलों का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान में रहने वाले को भी। आप सोचिए कि फरवरी 28 तारीख 2022 मुझे याद आती है, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि 10 रुपए की हम सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जबकि उनकी अपनी हुकूमत जो है वो आईएमएफ से वादा कर चुकी थी कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। 28 तारीख को यह ऐलान हुआ। अगर 5 फरवरी को आप देखें तो हमें $1 बिलियन की किस्त मिली थी। तो पैगाम हम देते हैं कि हम वादे करेंगे, आपसे $1 बिलियन वसूल कर लेंगे, और उसके बाद फौरन हम वादा खिलाफी कर देंगे, मुकर जाएंगे। 2022 में आ जाए, अब नई हुकूमत थी, नई वजीर खजाना साहब थे, उन्होंने कहा कि वो रुपए की कदर को मसनूई तौर पे डॉलर के सामने रोक के रखेंगे। ये भी एक खिलाफ वर्जी थी आईएमएफ के साथ। फिर मार्च 2023 की बात कर लें, आपको याद है कि हुकूमत की तरफ से प्रपोजल्स आ रही थी कि 800 सीसी के कम गाड़ियों को पेट्रोल में सब्सिडी देंगे, मोटरसाइकिल को सब्सिडी देंगे। ये सारी चीजें भी आईएमएफ के जो हम अग्रीमेंट कर चुके हैं, जो मुआहदे कर चुके हैं, उनके खिलाफ वर्जी थी। तो सियासी बुनियाद के ऊपर माशी फैसले किए जाते हैं, और फिर नतीजे में एक एतबार और एतमाद का जो रिश्ता है जो वजारत खजाना और आईएमएफ के दरमियान है, उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है, और वहां पे एतबार और एतमाद का फुकदान आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इस पे एहसान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद पहले मलिक साहब से पूछेंगे, कुछ उन्होंने जो हमारी आप कह लें कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, कुछ उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था कि आपको अपनी इकोनॉमिक गवर्नेंस को भी बेहतर करना है, तो उस पर मज़ीद बात करेंगे जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास प्लान बी है, लेकिन अब वो प्लान बी कितने अरसे तक हम सस्टेन कर सकते हैं, और फिर हमारी जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है, मतलब एक हुकूमत आती है वो किसी एक सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा वो ढीला, उसको कहते हैं ना कि लूज छोड़ देती है उनको, कि आप जो मर्जी करते रहें,
कोई दूसरी हुकूमत आती है वो किसी और सेक्टर को सर पे उठा लेती है। वैसे तो ये सेक्टर्स मिलते जुलते ही हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन क्यों हमारी प्रायोरिटीज़ इस तरह से रिवर्स होती रहती हैं? मलिक साहब, आपने कुछ जिक्र भी किया, आपको लगता है कि हमें ये जो जिन सेक्टर्स को हुकूमत ज़्यादा तवज्जो देती है ये कहीं बैठ के प्रायोरिटाइज हो जाने चाहिए, किसी शख्स की मर्जी के मुताबिक नहीं होने चाहिए? देखो, ये हुकूमत की इस वक्त पहली तरजीह तो ये है कि किसी तरह IMF प्रोग्राम को अवेल किया जाए और उनकी जो भी चीज़ें हैं वो मानी जाए, लेकिन IMF जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। एक शर्त हम पूरी करते हैं, 2 शर्तें साथ और लगा देते हैं, और हुकूमत भी जैसे आज आ रहा है कि वो मजीद तोसी नहीं मांगेगी और इस पर ही उन्होंने फैसला कर लिया, दे नहीं देने। लेकिन ये भी बड़ा, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, हमें IMF का प्रोग्राम हर हालत में अवेल करना चाहिए। इसके ऊपर ही हमारी दोस्त ममालिक हमारी इमदाद करेंगे, इस छतरी के नीचे हमें निकलना नहीं चाहिए। और वो मेरी IMF से मीटिंग हुई थी पीछे, जब ये वक्त आया था, उसके बाद फेडरल रिजर्व का भी वक्त आया तो मैंने उनसे भी मीटिंग की और उन्हें मैंने बताया कि आप इस वक्त हमारी जो पब्लिक का व्यू है वो ये क्या समझते हैं कि अमेरिका और IMF जानबूझ के हमें ये प्रोग्राम अवेल नहीं करने दे रहे और ऐसी शराइत कड़ी रख रहे हैं कि हम प्रोग्राम लेने के काबिल ही ना हो। तो इस चीज़ को आपको भी मद्देनजर रखें। पाकिस्तान के इस वक्त सैलाब आया, इसकी पूरी मैशत पे सैलाब में बह गई है। आप हमारी जो मुश्किलात हैं उसको समझ नहीं रहे हैं, अपनी शराइत को बढ़ा रहे हैं। तो आप इस पर भी रिव्यू करें और हमें इसका काबुल बने। आप हमें कहते हैं इंपोर्ट भी बैन न लगाएं, अगर इंपोर्ट पे बैन नहीं लगाते तो हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फ़र्क इतना ज़्यादा है, फिर आप हमें डॉलर भी नहीं देते। तो हमें तो किसी हाल में भी आप खुश नहीं हो रहे कि हम करें तो आखिर करें क्या। तो उसका करने का एक ही तरीका है, हमें अपने पाँव पे खड़ा कर होना है। तो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जैसे मैं पिछले दिन दुबई भी गया, सऊदीया भी गया और मैंने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था, आपको याद होगा, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। स्वाप अरेंजमेंट होता है, उसके तहत $1 अरब हम इनको देने को तैयार हैं, टेस्ट फ्री 2 साल के लिए। 98 में भी यही जब हुआ था तो हमने $10 अरब इकट्ठे करके दिए थे और तुर्की ने इसी मॉडल पे अभी तक $120 अरब इकट्ठे भी कर लिए। तो ये अगर मॉडल अगर हुकूमत हमें इजाजत देगी तो हम इंशाल्लाह 2 साल में $24 अरब इकट्ठे करके दे देंगे और यही वह तरीका है पाकिस्तान क्राइसिस से निकल सके। राना साहब, क्राइसिस से निकलने के लिए आपको बिजनेस कम्युनिटी और तमाम जो फॉरेक्स एक्सचेंज के जितने भी मेंबर्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लोग ट्रेडिंग करते हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। कोई है कंसल्टेटिव प्रोसेस हुकूमत का? ऐसा लगता है कि शायद कम है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, गिला करते हैं, चैम्बर्स गिला करते हैं कि अपनी कोई हुकूमत की अपनी किचन कैबिनेट है, वही फैसले करती है सारे। जो प्रैक्टिकली काम करे उनसे आप बात नहीं करते। नहीं, अब जिस तरह बजट है तो मुख्तलिफ एसोसिएशंस जो हैं उनकी मीटिंग्स रेगुलरली हर रोज़ जो है फाइनेंस डिवीजन के साथ हो रही हैं। वो अपने जो इश्यूज हैं वो बता रहे हैं, बजट पे प्रपोजल्स हमें दे रहे हैं। तो कंसल्टेटिव प्रोसेस तो जो है वो तो चल रहा है और मुख्तलिफ एसोसिएशन जो हैं मुख्तलिफ वक्तों के अंदर मिलती रहती हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि हुकूमत जो है वो बंद कमरों में फैसले कर लेते हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स जेन्युइन है। आपके पास लिक्विडिटी का जो क्राइसिस है वो एक सवेयर क्राइसिस है। IMF का प्रोग्राम नवंबर से नहीं हुआ तो वो जो उस डिले की वजह से हमें जो मेजर्स लेने पड़े हैं वो इंडस्ट्री के लिए जो है वो ऑब्वियसली इतने कोई अच्छे नहीं रहे, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। आपको ये जो ग्रोथ रेट में कमी नजर आ रही है ये जरूरी थी अगर आपने इन रिजर्व्स के साथ सस्टेन करना है। लेकिन आपने आज भी ये फैसला कर लिया कि हमारे पास प्लान बी है, फिर आपने वो सख्त फैसले भी ले लिए जिसके बाद महंगाई बढ़ गई, सारा कुछ हो गया। तो फिर ये कैसे हुआ कि आप उसी वक्त ले लेते फैसला? देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, मैंने शुरू में भी बताया कि हम समझते हैं कि ये 9th रिव्यू होना चाहिए है। हमने हर शराइत पूरी की है। अगर थोड़े से गैप्स हैं तो IMF को भी रीच आउट करना चाहिए था और ये 30 जून तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो उसके बाद गवर्नमेंट को जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगले जो IMF प्रोग्राम के अंदर जाना ही जाना है। तो ये चीज तो क्लियर है। तो प्लान बी तो तब हो मिसाल के तौर पे कि हमने IMF के प्रोग्राम से हटना है, हमने IMF के प्रोग्राम से नहीं हटना, अगले साल भी हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है। 1 दूसरा, देखें नवंबर ऑनवर्ड IMF के 9th रिव्यू नहीं हुआ तो हम किसी तरीके जिस तरीके से हम सस्टेन कर रहे हैं यही प्लान बी है शॉर्ट टर्म में। आपका करंट अकाउंट सरप्लस आप एक क्रिएट कर रहे हैं जो 3-4 महीने से आप कर रहे हैं, लेकिन हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे। IMF की जो भी, और अभी तक देखें मैं आपको कहूं कि हमने पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, हमने PDL में कमी नहीं की, अभी भी नहीं कोई कमी की, किसी ने PDL के टारगेट को नहीं छेड़ा। हमने हर वो शराइत जो है प्रायर एक्शन है मुकम्मल किए हैं।
हमने बिजली महंगी की है, गैस महंगी की है, हमने मिनी बजट दिया है, तो सारे वो इकदाम जो आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए जरूरी थे वो हमने अभी तक पूरे करते जा ठीक है। रहे हैं। और आगे बजट के ऊपर भी मैं आपको बता रहा हूं कि हम वी आर इन कंसल्टेशन विद आईएमएफ, वी आर शेयरिंग आवर नंबर्स विद देम। तो ये भी जो बजट भी होगा वो भी एक कह लें कि उनके साथ शेयर किया जाएगा। तो हमने अपनी जिम्मेदारी जो एक सियासी हुकूमत की होनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल कॉस्ट को ना देखे, वो पॉलिटिकल कैपिटल को ना देखे, मईशत के लिए जो जरूरी फैसले करने हैं वो करे, तो वो हम उसी डायरेक्शन डॉक्टर साहब किस तरह से देखते हैं आप? राना साहब कह रहे हैं कि हमने तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं देखा, माशी फैसले देखे हैं। मलिक साहब कह रहे हैं कि हमने कुछ प्रपोजल्स भी दिए हैं। आपको लगता है कि कोई वे आउट है कि ठीक है आईएमएफ आपको चाहिए, लेकिन हर 2 साल बाद तो हम आईएमएफ के पास से 4 साल बाद नहीं जा सकते। आईएमएफ आपको चाहिए, उसके बाद आपने अपने हाउस को भी इन ऑर्डर करना है, अपनी इकोनॉमी को कहीं पे वो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी कुछ करना है। क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए तंजीला, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान के सरमायाकार, बैरूनी सरमायाकार, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनी, हम सब लोग ये रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त एक तकलीफ, एक मुश्किल वक्त में है। इस वक्त जो फुकदान नजर आ रहा है वो रोड मैप का, वो मंसूबा का, वो ब्लूप्रिंट कह दें, हिकमत अमली कह लें। अगर हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली है कि पाकिस्तान के जो माशी चैलेंजेस हैं उनको किस तरह फेस करना है, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से किस तरह निकालना है, तो ये प्लान सीक्रेट नहीं होना चाहिए। इसको हुकूमत को चाहिए कि वो प्लान अगर उनके पास है तो वो मार्केट्स के साथ शेयर करें, वो बिजनेसमैन के साथ शेयर करें, वो सरमायाकारों के साथ शेयर करें कि ये हमारा मंसूबा है। इस मंसूबे के जोर के ऊपर हम पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं, माशी चैलेंजेस, उनको फेस करेंगे। मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को इस तरह निकालना है। मुझे महसूस ये हो रहा है कि कोई मंसूबा बंदी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है। सारा का सारा फोकस जो है वो प्योरली सियासत के ऊपर है इस वक्त। तो अगर तो कोई रोड मैप एग्जिस्ट करता है, अगर कोई प्लान एग्जिस्ट करता है, तो खुदाया वो हम लोगों से शेयर कर लें, मीडिया से शेयर कर लें, बिजनेस कम्युनिटी से शेयर कर लें, वो मलिक बुस्तान साहब से शेयर कर लें। सही, आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक जो इशू और जल्दी से अगर आप उस पर भी बता दें कि जो हमारे टैक्स की शॉर्टफॉल है, हम क्या ओवर एम्बिशियस हो के टारगेट्स अपने रखते हैं कि मतलब या उसको वाकई कहीं रियलिस्टिक हम तय कर रहे होते हैं अहदाफ अपने, जो मौशी अहदाफ हैं, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो महंगाई की शरह को कम करने का मामला, चाहे टैक्स कलेक्शन का मामला हो? तंजीला, मेरा जो इत्तफाक रहा है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बजट बनाया जाता है, देखिए आप और मैं जब घर में बजट बनाते हैं तो हम अपनी जो तनख्वाह है, हमारी जो आमदन है, उसको सबसे पहले ऊपर रखते हैं और फिर इखराजात उसके मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। जो बजट हुकूमत हमारी बनाती है वो आप समझिए कि वो सर के बल खड़े होकर बनाती है। वो पहले सारे वजारतों से अपने इखराजात मंगवा लेती है और फिर हवा से एक फिगर पकड़ लेते हैं कि ये हमारे रेवेन्यूज होने चाहिए या होंगे। तो एक तो बहुत बड़ा फर्क है, हमें ये तरीका अपनाना चाहिए कि पहले अपनी आमदन को एस्टिमेट कर लें और उसके मुताबिक अपने जो इखराजात हैं उनको टेलर करने की कोशिश करें। यहाँ पे हम इखराजात पहले कर लेते हैं और फिर आईएमएफ का फैक्टर डाल लेते हैं कि जी आईएमएफ हमें 3% या 4% के बजट के खसारे का इजाजत देगी, वो हम उसमें जमा कर लेते हैं और फिर हम एक हवा से फिगर पकड़ लेते हैं कि जी इस साल हमारी जो आमदन है वो 14 ट्रिलियन रुपए होगी या 13 ट्रिलियन रुपए होगी। तो ये तरीका एक दुरुस्त नहीं। अच्छा, कुछ हमने मईशत की बात की है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के कुछ स्कैंडल्स जो कि बड़े स्कैंडल्स हैं, जिसकी तरफ अभी मलिक साहब ने भी एक की तरफ इशारा किया, वो 190 मिलियन पाउंड्स का जो मामला है, कुछ इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी,
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगे वो इल्ज़ामात, जिसमें बिलखुसूस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात हैं करप्शन के, चाहे वो BRT पेशावर का मामला हो, चाहे बिलियन सुनामी ट्री का मामला हो, 190 मिलियन पाउंड्स का जो इशू है, तोशा खाना है, फॉरेन फंडिंग के बहुत सारे मामला हैं। लेकिन अगर डॉक्टर साहब, बिकॉज यू हैव टू गो, तो क्विकली अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछ लूँ, अभी 190 मिलियन पाउंड्स का जिक्र हुआ और वो 190 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होने थे, लेकिन पाकिस्तान के ख़जाने में जमा नहीं हुए, बल्कि मलिक रियाज साहब की जो पेनल्टी थी वो उससे पे कर दी गई, जो उन्होंने अपनी जेब से अलग से करनी थी और ये अलग से पैसे आने थे। तो आपको लगता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी को समझ ना आए कि हाँ यहाँ पे जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे करप्शन की इंटेंशन भी है, और ये जाहिर क्योंकि कैबिनेट ने साइन किए हुए हैं बंद लिफाफे पे। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है जो सामने आता है, इसको आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के गवर्नेंस के मॉडल में और काम करने के तरीके में? पहले तो आई थिंक आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, आप वाहिद एंकर हैं जिन्होंने शायद मलिक रियाज साहब का नाम ले लिया है। बाकी लोग तो उसको टाइकून और उसका नाम लेने से परहेज करते हैं। अच्छा, देखिए, मामला तो बहुत सारे हैं। आपने अल कादिर ट्रस्ट का नाम लिया, तोशा खाना वाला मामला चल रहा है, फॉरेन फंडिंग वाला मामला चल रहा है, एक वो बिलियन ट्री सुनामी वाला था, फिर वो पेशावर BRT की रिंग मालम जब्बा वाला मामला था। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहा है कि नैब को तारीखी तौर पे हुकूमतों ने इस्तेमाल किया है एज अ पॉलिटिकल टूल, अपना वो एक पॉलिटिकल टूल उसको इस्तेमाल किया जाए, और वहाँ पे वाइट कॉलर क्राइम को साबित करने की, उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोई खास एक्सपर्टीज नहीं है। अभी भी वही हाल है। तो करप्शन तो सारी होती है, बहुत सारी हुकूमतों के दौरान होती है, लेकिन आप देखती हैं कि नैब जो है उसको साबित नहीं कर पाता। देखिए, ये वाइट कॉलर क्राइम जो है ये बड़ा स्पेसिफिक किस्म का एक क्राइम है, और बड़ा इसमें आपको फोरेंसिक अकाउंटेंट्स चाहिए, इसमें आपको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, इसमें आपको जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बड़े स्पेशल किस्म के चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे जो एंटी करप्शन के इदारे हैं उनके पास एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और वजह यही है कि बेशतर हुकूमतों ने जब से नैब बनी है उसको एज सियासी प्रेशर के इस्तेमाल किया है और एज जेन्युइन एंटी करप्शन एजेंसी नहीं बनाया। सही, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने क्योंकि एक और प्रोग्राम में जाना है तो आपको अब इजाज़त है, सॉरी हमने आपको वापस बुलाया। मलिक साहब, आपसे भी यही सवाल है कि आप इतने बड़े बड़े, ज़ाहिर माजी में भी बहुत सारी हुकूमतें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाती रही हैं, लेकिन ये जो बिलखसूस 190 मिलियन पाउंड्स का मामला हो या BRT की प्राइसिंग का मामला हो, वो कब शुरू हुआ, कहाँ पे गया, फिर इसी तरीके से बिलियन ट्री सुनामी का जो सारा मामला है, किस तरीके से आप देखते हैं? तोशा खाना के तहाइफ हैं, लेकिन अभी भी एक ज़िद है कि नहीं, बाकी सारे जो सियासतदान हैं वो करप्ट हैं, और जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उनकी करप्शन नहीं है। ये इस मामले में तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा मौका था पाकिस्तान को ब्लैक मनी को और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जो कानून बन चुका है पूरी दुनिया में। कोई भी अगर फॉरेनर है किसी मुल्क में जाता है और वहाँ प्रॉपर्टी खरीदता है या बैंक में पैसे रखता है और मनी ट्रायल नहीं दे सकता, तो उसका पैसा वापस जाएगा उस मुल्क में जहाँ से उसने लूट के लाया है, क्योंकि वो मनी ट्रायल ही नहीं दे रहा, उसका अपना सोर्स ही नहीं दे रहा। तो इसी कानून के तहत उनकी जो एजेंसी थी, ये पैसा उन्होंने ढूंढ निकाला और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया। फिर मलिक साहब ने उसको जो है सेटल किया गवर्नमेंट के साथ, जी मेरे इसमें जो मैंने 473 अरब देने उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हमारी हुकूमत अलग केस को होती, भाई आप ले कैसे गए ये बताएं आप। वहाँ तो आपने ट्रायल दिया, हमें भी ट्रायल दे, ताकि उन तमाम बड़ी लोगों को पकड़ा जाता जो पैसा में सहूलतकार थे, जो भेजने में मामूलगार थे। एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था हुकूमत के लिए, समझदारी तो ये थी। लेकिन अब भी मैं यही कहता हूँ, इसी केस को टेस्टिंग केस बना के ये हुकूमत मलिक रियाज साहब से पूछे, भाई आपने ये 190 मिलियन पाउंड कहाँ से ले गए थे, किस सोर्स से ले थे, किन किन लोगों के जरिए ले गए थे, दुबई से आपने कैसे शिफ्ट किए, कौन कौन से टूल यूज किए। उन सब टूलों को पकड़ा जाता तो लोगों को गुबरा होते और सबके खिलाफ केस बनाया जाता। मेरी डॉक्टर साहब से कल भी ये उसके ऊपर बात हुई थी। मैंने कहा जी आप तो हवाले वाले ऑपरेटर को पकड़ते हैं, ये तो बकरे होते हैं, मुर्गे होते हैं। असल जो उनके बेनिफिशरी हैं, जो पैसा बाहर भिजवा रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? जितनी भी FIR आपने काटी, आज तक एक बंदे का आपने नाम नहीं लिखा जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं। तो ये कानून बनाए, इनको पकड़े ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो।
पैसे के नासूर हैं पाकिस्तान की मैशत के, और पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने वाले यही लोग हैं जो पैसा बाहर ले गए। सही। राना साहब, अभी भी इसमें वक्त है। इसमें जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि इसमें आप मलिक रियाज साहब से पूछते तो सही, हुकूमत तो उनका नाम ही नहीं लेती है। और आप शहजाद अकबर से इन्वेस्टिगेट करें, ज़रूर करें। वो शहजाद अकबर ऊपर आपके ऊपर सवाल वो कर रहे हैं, जो उन्होंने जवाब भेजा वो कह रहे हैं भाई आप जो है पहले बताएं कि मियाँ साहब के बच्चों ने ये ख़रीदे कैसे थे और उन्होंने बेचे कैसे हैं। मतलब ये भी कॉन्फिडेंस का एक और लेवल है कि वो कह रहे हैं कि मैं तो बाद में बताऊंगा कि मैंने ये कैसे बंद लिफाफा साइन कराया, पहले आप बताएं। ये किस तरीके से आप देखते हैं? और मलिक साहब से आप लोग क्यों नहीं पूछते? वो आपको डिटेल्स दे सकते हैं, वो ये जो पूरा का पूरा मामला है उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? सबसे पहले तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इसलिए है कि वो इस मुल्क से मफरूर है और इस मुल्क की बाउंड्री में नहीं है, तो वहाँ वो बाहर बैठे वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। असूली तौर पे शहजाद अकबर साहब को मुल्क वापस आना चाहिए और अपने ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनको फेस करना चाहिए। लेकिन दूसरा, मलिक रियाज साहब को कौन कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा? नैब में उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है जो अल कादिर ट्रस्ट को देख रहा है और इसमें जितने भी एंगल्स हैं उन सारे एंगल्स को कवर किया जाएगा। मलिक साहब को भी तलब किया जाएगा, उनसे भी सवालात पूछे जाएंगे। तो कौन कह रहा है उनसे नहीं पूछे जाएंगे? चलें, ये तो अच्छी बात होगी। मलिक बोस्तान साहब, फ़ारूक सलीम साहब और राना एहसान, आप तीनों का शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।